Yes, Assalamu alaikum. After discussion, now next session our we have is instruments of credit money. एतबारी ज़र के आलात। लास्ट सेशन में हमने ज़र की इकसाम पढ़ी थी, जिसमें हमने धाती ज़र, प्लास्टिक का जो है ज़र, कागज़ी ज़र, कानूनी ज़र और उनके मुख्तलिफ सब काइंड सी हिसाबी ज़र, करीबी ज़र और एतबारी ज़र, इनको हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। अब जो एतबारी ज़र है, इसके अंदर मज़ीद जो है कई आलात आ जाते हैं, इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से एतबारी ज़र जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर वर्किंग कर रहा होता है। आज के सेशन में जो है हमने बेसिकली देखना है कि एतबारी ज़र के वो मुख्तलिफ आलात कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से आलात हैं जिनकी मदद से हमारी इकोनॉमी के अंदर एतबारी ज़र जो है वो गर्दिश में चल रहा है। तो ये जो हेडिंग्स अभी हम करने वाले हैं, इनको इकट्ठा मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी एंड व्हाट इज़ क्रेडिट मनी। तो आप पहले डिफाइन कर देंगे क्रेडिट मनी होती क्या है, उसके बाद आप बता देंगे जी उसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उर्दू में बन जाएगा एतबारी ज़र से क्या मुराद है, एतबारी ज़र के मुख्तलिफ आलात बयान करें। और जो यही आलात हैं ये अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई मरतबा आए हुए हैं, लाइक व्हाट इज़ प्रोमिसरी नोट, व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज़ चेक वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से हमने अंडरस्टैंड करना होगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और हर हेडिंग का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एतबारी ज़र होता क्या है, लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश में रहे। सो बेसिक जो इसके अंदर क्रक्स है वो है कॉन्फिडेंस, कि आपको ट्रस्ट है कि जी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें अदायगी वसूल हो जाएगी, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एतबारी ज़र। ठीक है, क्योंकि ये एतबार और भरोसे की बिना पे गर्दिश में रहता है। सो इसके मुख्तलिफ आलात कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है किताबी हिसाब, इसे हम कहते हैं बुक अकाउंट। अब बुक अकाउंट क्या होता है, देखें आप लोग अपने गली मोहल्लों में भी देखते हैं, हमारे गलियों में अक्सर दुकानें मौजूद हैं और हम लोग जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि जी जाते हैं उस दुकान वाले अंकल से, जो भी साहब हैं उनसे जाके चीज़ खरीदते हैं और चीज़ लेकर उन्हें कहते हैं जी हमारे खाते में लिख लो, हमारी कॉपी में लिख लो, रजिस्टर में लिख लो। वो दुकानदार जो है खामोशी के साथ आपको चीज़ देकर और उस चीज़ को अपने पास मौजूद कॉपी या रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और इसी तरह पूरे महीने तक आप सामान खरीदते रहते हैं और वो दुकानदार उसे अपनी कॉपी या रजिस्टर में आपके खाते में लिखता रहता है। फिर एक ख़ास मुद्दत के बाद आपके वालिद या कोई आप खुद जाते हैं दुकानदार के पास और उन्हें पूछते हैं जी जी बताएं हमारे खाते में क्या हिसाब किताब है। वो उसको सम करता है रजिस्टर के खाते को और आपको बता देता है जी कि इस वक्त आपके खाते में इतने पैसे वाजिब अदा हैं। आप वो पैसे अदा करते हैं और वो रकम आपके रजिस्टर में से आपके सामने काट दी जाती है। इसे हम कहते हैं किताबी हिसाब। ये एतबारी ज़र का सबसे आसान और आम ज़रिया है। देखें अब एक रजिस्टर, दुकानदार का रजिस्टर या उसकी कॉपी जो है वो कोई कानूनी दस्तावेज़ तो है नहीं, उसे कोई लॉ प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन दुकानदार क्या करता है, सिर्फ उस कॉपी के ऊपर या उस रजिस्टर के ऊपर दर्ज करता है और आपको माल फरोख्त करता रहता है। तो इसके पीछे बुनियादी चीज़ क्या आ गई, ट्रस्ट, एतबार, भरोसा। तो इसलिए इसे हम एतबारी ज़र का एक आला कहते हैं कि
एक कापी के हिसाब, एक रजिस्टर के हिसाब के ज़रिए लोग एतबार की बिना पर ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, और 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 माह के लिए वो उधार लेन देन आसानी के साथ कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? तो इसे हम कहते हैं किताबी हिसाब या बुक अकाउंट। और ये इसकी एग्जांपल हमें अपने इर्द गिर्द की दुकानों पर आसानी से मिल जाती होती है। ये सबसे आम और सादा किस्म का एतबारी ज़र होता है। क्लियर हो गया जी? तो फर्स्ट केस कौन सा आ गया जी? किताबी हिसाब या बुक अकाउंट, जो हमारे गली मोहल्लों में दुकानों पे खाते चलते हैं, वो एतबारी ज़र की एक किस्म है जी। दूसरी किस्म एतबारी ज़र की होती है जी तहरीरी वादा, प्रोमिसरी नोट। ये तहरीरी वादा क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रोमिसरी नोट है, कोई ऐसा नोट है जिसमें कोई प्रॉमिस हुआ है। प्रोमिसरी नोट यानी कि किसमें कोई प्रॉमिस है। और उर्दू में तहरीरी वादा, कि कोई ऐसा लिखत वादा है तहरीर की शक्ल में जिसमें कुछ आपके साथ डील की जा रही है, कोई वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। ये क्या होता है? देखिए जी, इसको समझने के लिए हमें दो फर्जी अशखास क्रिएट करने होंगे, एक कर्ज ख्वा और एक मकरूज। कर्ज ख्वा वो होता है जिसने कर्ज दिया होता है, और मकरूज वो है जिसने कर्ज लिया होता है, जिसे हम कहते हैं लैंडर एंड बोरोवर। कर्ज ख्वा को हम कहते हैं लैंडर एंड मकरूज को हम कहते हैं बोरोवर। तो कर्ज ख्वा और मकरूज ये दो लोग हो गए। अब कर्ज ख्वा ने अपनी रकम दे दी बतौर कर्ज मकरूज को। मकरूज ने आने वाले वक्त में कर्ज ख्वा को रकम की अदायगी करनी है। तो जो मकरूज है जिसने अदायगी करनी है, वो स्टाम्प पेपर पर या एक सादे कागज़ पर एक तहरीर लिख कर देता है, जिसमें वो लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ, let's say, 10,000 rupees, half of which is 5,000 rupees to Mr. XYZ after that much time। ठीक हो गया? तो मतलब इस तरह से वो कोई प्रॉमिस करता है कि जी मैं ये मुकर्रर रकम मिस्टर XYZ को एक ख़ास मुद्दत के बाद अदा कर दूंगा। और वो उस प्रॉमिस को लिखने के बाद नीचे अपने साइन कर देता है, साथ कुछ गवाह डल जाते हैं, और अगर सादी कागज़ पे तहरीर हो रही है तो उस पर रसीदी टिकट भी लग जाती है। अगर स्टाम्प पेपर है तो उस पर रसीदी टिकट की वैसे ज़रूरत नहीं होती आमतौर पे, तो सादा कागज़ हो तो उस पर रसीदी टिकट भी सख्त कर दी जाती है। तो अब होता क्या है कि मकरूज ने लिखा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ये मुकर्रर करदा रकम फ़लाँ शख्स को मुकर्रर मुद्दत के बाद अदा कर दूँगा, और उस पर उसने रसीदी टिकट भी लगा दी और उसके पास गवाह भी डल गए। और वो तहरीर लिखने के बाद मकरूज उस तहरीरी कागज़ को कर्ज ख्वा को दे देता है बतौर गारंटी। अब कर्ज ख्वा के पास वो एक सबूत आ गया कि भाई मैंने पैसा दिया है मकरूज को, और ये मेरे पास एक कागज़ मौजूद है जिसमें उसने अपना वादा लिख के दिया हुआ है। उस मुकर्रर मुद्दत के बाद वो 1 माह भी हो सकती है, 2 माह भी हो सकता है, 3 माह भी हो सकती है, कर्ज ख्वा जो है मकरूज के पास दोबारा जाएगा, उसको वो उसका लिखा वादा दिखाएगा और अपने पैसे वसूल कर लेगा। इस तरह से इनका 3 माह का या 1 माह का या 2 माह का एक कर्ज की एक डील हो गई। इसी तरह ये तो उधार कर्ज ख्वा कर्ज मकरूज की मैंने मिसाल दी है। आप एक फ़रोख्तकार और एक उधार पे खरीदार की मिसाल भी सेम इस तरीके से ले सकते हैं। वहाँ पे वो फ़रोख्तकार जो है वो कर्ज ख्वा बन जाएगा, और ख़रीदार जो है वो ऐसा बन जाएगा जैसे कि मकरूज है, क्योंकि वो उधार पर चीज़ खरीद रहा होगा। तो वो भी ये डील कर सकते हैं। अब स्टाम्प पेपर पर लिखा तहरीरी वादा या सादे कागज़ पर लिखा तहरीरी वादा जो है उस पर रसीदी टिकट लगा दी जाती है, उसमें इनमें गवाह मौजूद होते हैं। इनको
कानूनी सपोर्ट भी हासिल है। पाकिस्तान में एक कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनके मसाइल को डील करता है। तो प्रोमिसरी नोट या तहरीरी वादा जो है, इसमें भी अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मकरूज बाद में पैसे देने से मुकर जाए, तो आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद होता है, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। तीसरी एग्जाम्पल इसमें है चेक की। चेक अक्सर हम लोगों ने देखा भी है और बेशतर मरतबा इसका नाम सुना भी होगा आप लोगों ने यकीनन। चेक भी जो क्रेडिट मनी है, एतबारी ज़र है, उसी ही की एक मिसाल है। देखें, चेक कैश तो नहीं है, मगर कैश की तरह काम कर रहा है एतबार की बिना पर, भरोसे की बिना पर, तो इसलिए एतबारी ज़र का एक ज़रिया बन जाता है। चेक होता क्या है, इससे पहले थोड़ा सा ये समझा दूं कि चेक कौन और कब और कैसे इस्तेमाल करता है। देखें, कोई भी शख्स जब अपना खाता बैंक में खुलवाता है, तो वो अपने मौजूद खाते में कुछ रकम रखवा रहा होता है। उस रकम को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जो खातादार की जो रकम बैंक में मौजूद है, उसे इस्तेमाल करने के लिए जो एक आम और सादा ज़रिया है, वो चेक का ज़रिया है। चेक की मदद से खातादार जो है वो अपनी रकम को इस्तेमाल में ला रहा होता है। आज के दौर में चेक के साथ साथ एटीएम कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी अपनी रकम को इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के ज़रिए भी अपनी रकम को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अब और भी ज़रिए आ गए हैं, और उन्हीं इसी तरह से चेक भी एक ज़रिया है जिसकी मदद से आप अपनी रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक की बाकायदा तारीफ होती है। चेक एक ऐसा हुक्मनामा है जो कि खातादार की जानिब से अपने बैंक को दिया जा रहा होता है। एक ऐसा हुक्मनामा जो खातादार की जानिब से अपने बैंक को दिया जा रहा है कि इस चेक पर रकम जो लिख दी गई है, दर्ज रकम है, इसे उस शख्स को अदा कर दें जिसका उसने हुक्म दिया है। या तो वो नकद ले आएगा, या किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, या किसी खास शख्स को अदा कर दी जाएगी। इसमें बस आपको ये देखना होता है कि आपका चेक डिसऑनर ना हो जाए, चेक कैंसिल ना हो जाए। मसलन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो चेक काम नहीं करेगा, जाहिर है डिसऑनर हो जाएगा। अगर आपने तारीख गलत डाल दी है, आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, आपने दस्तखत गलत कर दिए हैं, आपने जो रकम जो है वो गलत डाल दी है, उसके ऊपर कहीं पानी गिरा हुआ है, चेक कहीं से फटा हुआ है, कहीं से कटिंग करके लिखा हुआ है, तो अगर इस तरह के कोई मसाइल हो गए तो फिर वो चेक की अदायगी जो है वो नहीं हो पाएगी। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चेक की तारीफ एक बार फिर बता देता हूँ। चेक से मुराद एक ऐसा हुक्मनामा जो एक खातादार की जानिब से अपने बैंक को दिया जाए कि चेक पर मौजूद रकम, दर्ज रकम, उस शख्स को अदा कर दी जाए जिसका उसने हुक्म दिया है। या तो वो शख्स वो खुद ले लेता है रकम, या उसके हुक्म के मुताबिक भी अदा कर दी जाती है। ये होता है चेक। आगे चेक की फिर मजीद इकसाम होती हैं। पहली किस्म है जी इसमें तो हामिल चेक जो है, अब वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं बेरर चेक। हामिल चेक को हम कहते हैं बेरर चेक। ये क्या होता है, देखें, जब भी आप कोई चेक अदा करते किसी को जारी करते हैं, तो अगर
आप चेक पर लिख दें पे बेरर या पे कैश सम ऑफ ₹10,000, आगे 10,000 साइन कर दिया, डेट लिख दी। अब आपने अपने चेक पे लिखा है पे बेरर। बेरर के मायने होते हैं हामिल, होल्डर, यानी जिसके पास वो चेक है। तो आपने लिख दिया पे बेरर या पे कैश। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस शख्स के पास वो चेक होगा वो जाकर उसे कैश करवा सकता है। ठीक हो गया जी। इसमें हामिल चेक में एक ये नुकसान का खदशा ये होता है थोड़ा सा कि अगर आपसे वो चेक कहीं गुम हो जाए, गिर जाए और वो किसी और के हाथ लग जाए, तो वो फ़ौरन जिस शख्स के हाथ लगा होगा वो जाके बैंक में प्रेजेंट करके कैश वसूल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चेक को हामिल चेक बनाया है, बेरर चेक बनाया है। उसका मतलब ये है कि उसे जो मर्जी चाहे जाके कैश करवा सकता है। बैंक रकम वसूल करने वाले की शिनाख्त पूछने का पाबंद नहीं होगा। हामिल चेक में ये होता है कि जिसके पास वो चेक है वो जाके उस रकम को कैश करवा सकता है, नकद कैश लेके आ सकता है उसी वक्त। और बैंक बेरर चेक के पर जो रकम लेने आएगा उसकी तस्दीक करने का भी पाबंद नहीं होगा कि कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि आपने बेरर चेक जारी किया। और बेरर चेक जारी करने का तरीका क्या है? आप अगर चेक के ऊपर सिंपल लिख दें पे बेरर, पे बेरर, आप बेरर का लफ्ज़ लिख दें तो मतलब पे बेरर हो गया कि ये बेरर चेक है, यानी जो मर्जी चाहे इसको जाके कैश करवा सकता है। इसके बाद दूसरी किस्म होती है हुक्मी चेक। इसे हम कहते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है इसमें आप बेरर के लफ्ज़ को काट देते हैं और पे के बाद किसी शख्स का नाम लिख देते हैं, लाइक मिस्टर अली। आपने लिख दिया कि पे मिस्टर अली सम ऑफ ₹10,000। आपने साइन किए, डेट ली और लिखकर चेक जो है मिस्टर अली को दे दिया। अब इस केस में ये चेक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अली ही कैश करवा सकते हैं, हर कोई जाके उसे कैश नहीं करवा सकता। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर चेक या हुक्मी चेक। यानी ये वो चेक है जो एक खास शख्स के नाम हुक्म जारी कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इस शख्स को अदा करने हैं, वैसे इसके अलावा कोई और शख्स ये चेक लेकर आए तो उसको चेक में पैसे अदा नहीं करने हैं। ये होता है ऑर्डर चेक या हुक्मी चेक। इसमें बैंक का मुलाजिम क्या करता है कि जब कोई शख्स हुक्मी चेक लेकर आता है, एक तो उसके बैक चेक की बैक पर उस शख्स के साइन करवा के चेक कर लेता है ये मोहम्मद अली ही है। दूसरा, उस शख्स से शिनाख्ती कार्ड तलब कर लेता है कि जनाब अपना आईडी कार्ड चेक कराएं, कि ये तस्दीक करने के लिए कि जो शख्स कैश लेने आया है ये मोहम्मद अली ही है। तो अब इसमें क्या होगा कि अली के अलावा बैंक का मुलाजिम किसी और को पैसे अदा नहीं करेगा। जी, तो तो हुक्मी चेक क्या होगा जी? हुक्मी चेक में बैंक आप जिस शख्स को चेक देंगे आप उसका नाम चेक पे दर्ज कर देंगे और चेक पर लिखी रकम सिर्फ उसी शख्स को अदा की जाएगी जिसका नाम उस चेक पे लिखा होगा। जिसका नाम लिखा होगा वो अपनी शिनाख्त करवा के, अपना आईडी कार्ड के जरिए या अपने साइन के जरिए अपनी शिनाख्त करवा के फिर वो रकम ले सकता है, वरना वो बैंक रकम जो है उस शख्स को अदा नहीं करेगा। अगर हुक्मी चेक कहीं गिर जाए, गुम जाए, तो उसमें इस हद तक आपको तसल्ली होती है कि सिर्फ मोहम्मद अली के अलावा कोई और इसे कैश नहीं करवा सकता। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें थोड़ी सी गलती के चांस इस तरह से आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि मोहम्मद अली भी तो बहुत सारे हैं ना। अगर होता है कि आपका मोहम्मद अली के नाम का चेक गिर गया हुक्मी चेक, किसी और शख्स ने मोहम्मद अली के नाम से आईडी कार्ड उसके पास मौजूद है, उसने जाके कैश करवा लिया, तो बहरहाल हुक्मी चेक में भी किसी हद तक रिस्क मौजूद होता है। चेक की तीसरी किस्म होती है जी निशान ज़दा चेक, जिसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप हामिल का जो बेरर का लफ्ज़ है उसे काट देते हैं और चेक के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर
अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा? चेक की ऊपर वाली साइड पर बाईं तरफ, ऊपर वाली साइड पर बाईं जानिब आप 2 लाइनें लगा देते हैं। चेक के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आप 2 मतवाजी लाइनें लगा देते हैं और उन लाइनों के दरमियान में आप लिख देते हैं एंड कंपनी या पेज अकाउंट ओनली या क्रॉस्ड या कुछ भी नहीं लिखते। हर सूरत में चेक को क्रॉस तस्वर किया जाएगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ 2 लाइनें लगा दी, जब भी चेक क्रॉस तस्वर होगा। और अगर आपने 2 लाइनें लगा के उनके दरमियान में कुछ लिख दिया, पे अकाउंट ओनली, एंड कंपनी या क्रॉस्ड, आपने कुछ भी लिख दिया तो भी वो चेक क्रॉस तस्वर होगा। अब अगला सवाल ये पैदा है कि क्रॉस चेक में और बाकी 2 चेकों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि क्रॉस चेक जब भी बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा तो बैंक कभी भी उस चेक के एवज नकद रकम अदा नहीं करेगा। क्रॉस चेक के एवज कभी भी बैंक नकद रकम अदा नहीं करेगा, बल्कि बैंक क्या करेगा? बैंक उस चेक को वसूल करेगा और उसे क्लियरिंग में रख लेगा। 1-2 दिन का वक्त लेगा उस चेक की क्लियरेंस करवा के और उस शख्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा जिसके नाम आपने वो चेक जारी किया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस शख्स के नाम आपने वो चेक जारी किया होगा, सिर्फ उस शख्स के खाते में पैसे जाएंगे, उसको भी नकद नहीं मिलेंगे, उसके भी अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे। ठीक हो गया? तो अगर क्रॉस चेक जो है वो अगर कहीं गुम जाए, कहीं गिर जाए, तो उसमें किसी किस्म का नुकसान का कोई खदशा नहीं है, क्योंकि जब भी वो चेक जमा होगा तो वो उसी शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, वो नकद पैसे किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। तो हमने 3 काइंड्स देखी हैं जी। पहला हामिल चेक यानी बेरर चेक, वो जो चाहे जाके कैश करवा सकता है। दूसरा हुक्मी चेक, वो जिसका नाम चेक पे लिखा होगा वो जाके कैश करवा सकता है। और तीसरा निशान ज़दा चेक, कि जिसे कोई भी कैश नहीं करवा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जिसको आपने अदायगी करनी है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, नकद रकम उसको नहीं दी जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस चेक या निशान ज़दा चेक। चौथी और आखिरी चेक की जो एक किस्म है वो है सफरी चेक, ट्रैवलर्स चेक। अब आज के करंट दौर के अंदर सफरी चेक का इस्तेमाल उस तरह से ज़्यादा नहीं रह गया जैसा आज से 10-15 साल 20 साल पहले था। अब कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इसके मुतबादिल आ गए हैं। आपके पास डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, मोबाइल फ़ोन की ऐप्स आ गई हैं, तो उन्होंने सफरी चेक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया। अब सफरी चेक होता क्या था? सफरी चेक जो है किसी मुल्क के अंदर या दूसरे ममालिक में सफ़र करने वाले जो अफराद थे उनको जारी किया जाता था उनकी सहूलत के लिए, ताकि उन्हें जहाँ कहीं नकद रकम की ज़रूरत हो तो उनको आसानी से उनके पैसे जहाँ उनको ज़रूरत हो वहीं से मिल जाए। इसमें क्या होता था कि मिसाल के तौर पर एक मिस्टर अलिफ हैं जिन्होंने लाहौर में अपने पैसे जमा करवा दिए 10 लाख रुपया, और उनको बैंक ने सफरी चेक ट्रांसफ़र दे दिया, और उनकी बैंक ने एच बी एल ने कहा जी कि आप हमारे कराची और रावलपिंडी और मरी और फलाने फलाने शहर वाली ब्रांचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं इस चेक के लिए। तो वो सफरी चेक का फ़ायदा ये होता था कि उस शख्स को वो चेक कैश करवाने के लिए लाहौर डायरेक्ट नहीं आना पड़ेगा, वो जहाँ मर्जी वो चेक प्रेजेंट करके अपने पैसे नकद ले सकता था और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता था। इसको हम बोलते थे ट्रैवलर्स चेक। जैसे पाकिस्तान में जो हबीब बैंक है HBL, उन्होंने अपने सफरी चेक का नाम रखा हुआ था HBL मुहाफिज, कि आप जहाँ कहीं जाएंगे वो HBL जो है वो आपका मुहाफिज होगा, यानी कि आपको पैसे आपके वहीं मिल जाएंगे। और इसी तरह से यूनाइटेड बैंक जो है आपका UBL, उन्होंने रखा हुआ था जब सफरी चेक जो ट्रेवलर्स चेक था उसका नाम UBL हमरा, कि आप जहाँ कहीं जाएंगे UBL आपके हमरा रहेगा, आप जहाँ कहीं से अपने कैश ले सकते हैं। तो ये सफरी चेक था, मुहाफिज है, बल्कि मुहाफिज और हमरा के नाम से जैसे UBL HBL देते थे। तो आज के करंट दौर के अंदर लोग इससे थोड़ा सा ज़्यादा आसानी की तरफ चले गए हैं। अब वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन की ऐप्स आ गई हैं, ATM मशीनें आ गई हैं, कार्ड्स आ गए हैं, तो आप अब इजीली कहीं से भी अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रांचलेस बैंकिंग भी आ गई है, उससे भी बड़ा फ़ायदा हो गया। बहरहाल चेक की कितनी इकसाम हो गई जी? कुल 4 इकसाम। बेरर चेक, हुक्मी चेक, निशानदा चेक और सफरी चेक। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बैंक क्रेडिट का एलिमेंट है वो है जी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ये भी बहुत अहम समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इनमें एक एक स्टोरी मौजूद है, जिसको आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएंगे, मुश्किल हो जाती है वरना। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है जी? अब पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में बोलने लगा हूँ, जरा सुन लें, उसके बाद एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। बैंक ड्राफ्ट से मुराद एक ऐसा हुक्मनामा है जो कि एक बैंक अपनी दूसरी किसी शाख या किसी दूसरे बैंक के नाम जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट से मुराद एक ऐसा हुक्मनामा जो कि एक बैंक अपनी किसी दूसरी शाख या किसी दूसरे बैंक के नाम जारी करता है, और जिसमें वो ये कहता है कि इस ड्राफ्ट में मौजूद रकम उसको दे दो जिसका नाम इस पर दर्ज है, यानी जो इसका पेई है। ये तो है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कि एक हुक्मनामा जो एक बैंक से दूसरे बैंक को दिया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में मौजूद रकम उसको दे दो जिसका इस पे नाम लिखा गया है, दर्ज है। मिसाल के तौर पर आप ज़रा समझिएगा, आप लाहौर में हैं, आपने इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी दाखिले से पहले आप 2000 रुपये का ड्राफ्ट भेजें डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए वगैरह वगैरह, यानी जो कागज़ जमा कराने हैं उनके साथ 2000 रुपये का ड्राफ्ट भी भेजें। आपने फॉर्म ऑनलाइन निकाल लिया, जब फॉर्म को आप DCS करने लगे हैं तो आपको साथ उन्होंने कहा जी कि इसके साथ 2000 रुपये का ड्राफ्ट भेजना है। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये ड्राफ्ट कैसे भेजा जाए। अब क्या होगा, आपने रकम अदा करनी है उस यूनिवर्सिटी को 2000 रुपये ड्राफ्ट की मदद से, बैंक ड्राफ्ट की मदद से। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने लाहौर के बैंक के पास, लाहौर वाले बैंक में, और उन्हें 2000 रुपया देंगे और उन्हें कहेंगे कि जी आप ना इस्लामाबाद की फ़लानी यूनिवर्सिटी है, उसके नाम पे एक ड्राफ्ट जारी कर दें। बैंक आपसे कहेगा कि जी 2000 का ड्राफ्ट चाहिए, आप कहेंगे जी, तो बैंक कहेगा अगर आपने 2000 की रकम दर्ज करवानी है तो आपको हमें 200 रुपये या 300 रुपये जो भी बैंक की फ़ीस है वो अदा करनी पड़ेगी। आप बैंक को अलग से वो फ़ीस अदा करते हैं, और उस फीस को अदा करने के बाद बैंक आपको एक ड्राफ्ट बना कर दे देता है उस यूनिवर्सिटी के नाम पे 2000 रुपये का। आपने अपने TCS में डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच किए, उस पर ड्राफ्ट लगाया और वो ड्राफ्ट भेज दिया इस्लामाबाद। वो ड्राफ्ट गया यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी के जो दाखिला फॉर्म वाला सेक्शन है उनके पास। अब यूनिवर्सिटी को तो चाहिए पैसे, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो उस बैंक की ब्रांच इस्लामाबाद में मौजूद है उस ब्रांच को वो ड्राफ्ट भेजेगी, और वो बैंक जो इस्लामाबाद वाला बैंक है वो ड्राफ्ट रख लेगा और 2000 रुपया यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने लाहौर वाले बैंक को 2000 देकर ड्राफ्ट बनवाया, वो ड्राफ्ट जमा कराया यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद वाले बैंक में वो ड्राफ्ट दे के 2000 जमा करवा लिया अकाउंट में, किसके? यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो बेसिकली आपका 2000 रुपये यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पहुंच गया, मगर उसके दरमियान में दो बैंक हाइल है, एक बैंक लाहौर वाला और एक बैंक इस्लामाबाद वाला। आपने वो 2000 रुपये लाहौर वाले बैंक के ज़रिए ड्राफ्ट की शक्ल में कन्वर्ट करवाए, और यूनिवर्सिटी ने उस ड्राफ्ट को इस्लामाबाद के बैंक की मदद से दोबारा 2000 रुपये में कन्वर्ट करवाया, तो आपकी अदायगी यूनिवर्सिटी को हो गई। तो बैंक ड्राफ्ट जो है एक बड़ा ही सिक्योर अमल है, जिसमें कि फ्रॉड के चांसेस ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि आपने जब ड्राफ्ट बनवाया है तो आपने यूनिवर्सिटी के नाम पे बनवाया है। अब जो कोई भी उस बैंक को जमा कराएगा पैसे यूनिवर्सिटी के नाम ही जमा होंगे, किसी कोई और शख्स उन पैसों को अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। तो ये सिक्योर होता है। ऐसा ड्राफ्ट अगर गुम भी जाए तो पैसे सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसका नाम उस पर दर्ज है, उसके अलावा कोई और उस पैसे को कैश नहीं करवा सकता।
तो ये होता है जी आपका बैंक ड्राफ्ट। तो बेसिकली बैंक ड्राफ्ट हुक्मनामा है एक बैंक की जानिब से दूसरे बैंक को कि जिसका नाम इस पे दर्ज है उसको मतलूबा रकम अदा कर दी जाए। जैसे लाहौर के बैंक ने हुक्म दिया इस्लामाबाद के बैंक को कि यूनिवर्सिटी को वैसे अदा कर दो, हमने यहाँ पे लेके रख लिए। तो अपनी रकम को एक जगह से दूसरी जगह या एक शख्स से दूसरे शख्स पहुँचाने के लिए ड्राफ्ट जो है बहुत ही सिक्योर और काबिल एतमाद जरिया समझा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट का। इसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी उर्दू में। हुंडी क्या है? देखें, इसको भी समझने के लिए हमें दो लोग चाहिए, एक होगा कर्ज ख्वाह, दूसरा होगा कर्जदार। कर्ज ख्वाह जिसने कर्ज दिया है, कर्जदार जिसने कर्ज लिया है। अब आप कर्ज ख्वाह को यहाँ दुकानदार भी समझ सकते हैं और कर्जदार को यहाँ आप खरीदार भी समझ सकते हैं, क्योंकि दुकानदार जब माल फरोख्त कर रहा है तो उसने पैसे लेने हैं ना, तो इसलिए वो कर्ज ख्वाह बन जाता है एक किस्म का। और ख़रीदार जब उधार पे माल खरीद रहा है तो उसने अदायगी करनी है, तो वो कर्जदार बन जाता है बेसिकली। ठीक हो गया जी। तो कर्ज ख्वाह और कर्जदार, लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर मतलब कर्ज ख्वाह, बोरोवर मतलब कर्जदार। अब ये कैसे काम चलता है? हुंडी में ये होता है कि हुंडी को लिखता है कर्ज ख्वाह यानी उधार देने वाला, हुंडी को तहरीर करता है, हुंडी को तैयार करता है, उसमें उसकी सारी माल की नोयत, कीमत, तारीख अदायगी, सब चीज़ें दर्ज करता है कर्ज ख्वाह, और उस हुंडी को भेज देता है कर्जदार के पास। कर्जदार फिर उसको करता है एक्सेप्ट, कबूल, कि ये पैसे मैं अदा करने का पाबंद हूँ, और वो कबूल करने के बाद दोबारा चला जाता है हुंडी किसके पास? कर्ज ख्वाह के पास। और मुकर्रर मुद्दत के बाद फिर कर्ज ख्वाह उस पर से अदायगी वसूल कर लेते हैं, वही हुंडी दिखा के। अब पहले थोड़ी सी ये बात बताऊं कि हुंडी में और वादा नोट में फ़र्क क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में। प्रोमिसरी नोट की तहरीर करता था कर्जदार, बारोअर, आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूँ कि मैं अदा करूँगा। तो प्रोमिसरी नोट की तहरीर करता था कर्जदार और वो लिख कर दे देता था कर्ज ख्वाह को, और फिर कर्ज ख्वाह जो है वो एक मुकर्रर मुद्दत के बाद पैसे ले लेता था। लेकिन जो हुंडी है इसकी तहरीर करता है कर्ज ख्वाह, लैंडर, वो लिखता है, और कर्जदार जो है, बॉरोवर जो है, वो उसके ऊपर एक्सेप्ट लिखता है, उसको कबूल करता है, और वापस कर्ज ख्वाह के पास चली जाती है हुंडी। और जब वो मुकर्रर मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो वो पैसे फिर अदा कर दिए जाते हैं कर्ज ख्वाह को। तो पे इसका बनता है बेसिकली कर्ज ख्वाह। ये होती है जी हुंडी का सिस्टम। अब इसमें इशू क्या आता है? एक मिसाल के तौर पर कर्ज ख्वाह ने कोई माल फरोख्त किया कर्जदार के नाम, और उसने बिल बनाया, हुंडी बनाई, और बिल ऑफ एक्सचेंज कबूल किया कर्जदार ने, और वापस आ गया कर्ज ख्वाह के पास। अब 3 महीने की इनकी डील हो गई। कर्जदार को 1 महीने के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कर्ज ख्वाह को, सॉरी, कर्ज ख्वाह को 1 महीने के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अगर वो कर्जदार से 1 माह के बाद कहे कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मुझे अदायगी कर दो, तो कर्जदार कहेगा कि भाईजान आपकी और मेरी डील 3 माह की थी, अभी तो 1 माह गुजरा है, तो अभी मैं अदायगी करने का पाबंद नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में क्या होगा? कर्ज ख्वाह जो है वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर बैंक के पास जाता है फिर, और बैंक उस हुंडी को अपने पास रख के कर्ज ख्वाह को रकम अदा कर देता है। मगर जब बैंक हुंडी अपने पास रख के कर्ज ख्वाह को रकम अदा करता है तो वो पूरी रकम अदा नहीं करता, बल्कि उस रकम में से कुछ कटौती कर लेता है। मसलन अगर हुंडी 1 लाख की है
तो हो सकता है बैंक उसमें से 10,000 काट ले और 90,000 अदा कर दे। बैंक का जो ये अमल है इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि हुंडी को बटा लगाना। हुंडी को बटा लगाना, बटा लगाना मतलब डिस्काउंट करना। तो मतलब क्या हुआ कि रकम अगर मिसाल है 1 लाख की थी तो बैंक ने 10,000 काट लिए और 90,000 अदा कर दिए कर्ज ख्वाह को। जब 3 माह पूरे हो जाते हैं तो कर्जदार जो है वो रकम अब कर्ज ख्वाह को नहीं बल्कि बैंक को अदा कर देगा और बैंक ने 10,000 का मुनाफा कमा लिया, जो मतलब उन्होंने 2 महीने पहले अदायगी की थी उसकी वजह से। ठीक हो गया जी। आमतौर पे जब बैनुल अक़वामी तिजारत हो रही होती है तो उसमें जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा होता है तो उसमें ख़रीदार और फ़रोख्तकार के बिहाफ पर उनके बैंक गारंटर बन रहे होते हैं, इसलिए बैंक से साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं उस लेन देन के अंदर। क्योंकि एक दो लोग हैं तो वो दोनों लोग, एक पाकिस्तान में है एक जापान में है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर पाकिस्तान का शख्स जो है वो पाकिस्तान के बैंक के ज़रिए और जापान वाला शख्स जो है वो जापान के बैंक के ज़रिए बैंक टू बैंक डील करते हैं और ये सारा काम चल रहा होता है जिस तरह मैंने आपको बताया। और अगर पैसे आपको मुकर्रर मुद्दत से पहले चाहिए हो तो आप बैंक के से जो है पैसों को लेने के लिए हुंडी को बटा लगवा सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। आगे जी हुंडी की कुछ मज़ीद इकसाम है, जैसे चेक की इकसाम थी ऐसे ही हुंडी की भी इकसाम है। इनमें पहली है जी साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। साइट हम कहते हैं नज़ारा, दर्शन, यानी इट इज़ पेएबल एट साइट। जब आपको वो बिल दिखाया जाएगा उसी वक्त आप उसकी अदायगी करने के पाबंद होंगे। पेएबल एट साइट, दर्शनी हुंडी। मिसाल के तौर पर आपने अपना माल फरोख्त किया मिस्टर अलिफ को, ठीक हो गया जी। आपने अपना रेलवे कार्गो के ज़रिए या किसी और कार्गो के ज़रिए वो माल बुकिंग करवा दी, ठीक है। अब वो आप बैठे हैं लाहौर में, मिस्टर अली बैठे हैं फ़र्ज़ करें कराची में, ठीक है। आपने यहाँ से माल बुकिंग करा दी, फिर आप क्या करते हैं, माल बुक करवाने के बाद आप आपके माल की जो मालियत का बिल है, यानी आपकी जो सारी रिक्विजिशन वाला बिल जो बना, और साथ डिटेल्ड बिल के साथ साथ जो कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिससे आपने बुकिंग करवाई है कार्गो वाले, उनका जो बिल है वो दोनों रसीदें आपने अपने बैंक को भेज दी और बैंक को यह हिदायत कर दी कि जिस वक्त माल खरीदार के हवाले किया जाएगा उसी वक्त आप उससे अदायगी ये बिल दिखा के ले लेंगे। तो इस तरह बैंक क्या करता है, जैसे ही खरीदार का नुमाइंदा पहुंचता है उनको बिल दिखाता है, दोनों असल बिल जिसमें माल की डिटेल है और जमा ट्रांसपोर्ट की जो किराए का बिल है वो, और दोनों अदायगियाँ बैंक जो है आपके बिहाफ पे उनसे वसूल कर लेते हैं। बाद में बैंक आप अपनी कोई सर्विस चार्जेस वगैरह काट कर बाकी सारी रकम आपको भेज देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं दर्शनी हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज एट साइट। दोबारा एक सैम्पल दे देता हूँ। मसलन आप लाहौर बैठे थे, आपने ख़रीदारी करवाई है किसी कराची वाले को, आपने कराची वाले को माल फ़रोख्त किया है, तो आपका लाहौर का बैंक आपका गारंटर बना, कराची वाले का बैंक कराची का गारंटर बना। आपने माल को यहाँ से वहाँ कर दिया कार्गो और अपने बैंक को रसीदें भेज दी, वो रसीदें चली गई कराची वाले बैंक के पास और कराची में उस शख्स ने कराची वाले बैंक को अदायगी कर दी और वो बैंक सर्विस चार्जेस काट के लाहौर वाले बैंक के थ्रू पैसे आपको अदा कर देगा। तो ये होगी दर्शनी हुंडी। क्लियर होगी जी। इसे हम कहते हैं दर्शनी, मतलब इसलिए इसका नाम रखा गया है कि पैसे फ़ौरन अदा हुए हैं, जैसे ही बिल दिखाया गया उसी वक्त अदायगी हो गई। इसमें किसी खास मुद्दत का गैप नहीं मिला, कोई ख़ास मुद्दत की रियायत नहीं मिली, बल्कि फ़ौरन अदायगी है। तो इसलिए दर्शन बेसिकली होता है दिखाना, साइट नज़ारा। तो दर्शनी हुंडी मतलब ऐसा बिल कि जिसकी पेमेंट उसी वक्त कर दी गई जिस वक्त उसका दर्शन करवाया गया, यानी जिस वक्त वो शो किया गया, जिस वक्त वो दिखाया गया। तो इसमें कोई बाद की मुद्दत का टाइम नहीं मिला बल्कि उसी वक्त अदायगी हो गई। तो ये दर्शनी हुंडी कहलाती है। इसके साथ दूसरी हुंडी होती है मुद्दती हुंडी, टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर
आप दोनों के दरमियान में डील हो गई हो कि भाई ये पैसे जो हैं वो 1 माह के बाद अदा किए जाएंगे, या 2 माह के बाद, या 3 माह के बाद। आमतौर पे 1 या 3 माह, 3 माह से ज़्यादा नहीं होता, 3 माह तक का खर्चा होता है इसमें मुद्दत आमतौर पर। तो अगर ये आप दोनों के दरमियान में डील हो जाए कि मुद्दत 1 से 3 माह के दरमियान पैसे अदा की जाएंगे, यानी 1 माह या 3 माह, तो उस वक्त जो ख़रीदार है उसने आपको अदायगी करनी है उस ख़ास मुद्दत के बाद। उस मुद्दत से पहले आप पैसे वसूल नहीं कर सकते। तो ऐसी हुंडी जिसमें एक ख़ास मुद्दत का जिक्र कर दिया जाए उसे हम कहते हैं मुद्दती हुंडी। तो मकसद समझ ये आया कि ऐसी हुंडी जिस पे फ़ौरन अदायगी करनी हो वो होती है दर्शनी हुंडी, और ऐसी हुंडी जिस पर एक ख़ास मुद्दत के बाद अदायगी हो रही हो वो होती है मुद्दती हुंडी। जो ऊपर हमने बात की थी अभी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी का बटा लगाना, वो आमतौर पर मुद्दती हुंडी में होता है, क्योंकि इसमें अदायगी बाद में मिलनी होती है। तो आप बैंक से पहले पैसे मांग लेते हैं और वो अदायगी बैंक को खरीदार बाद में कर देता है। ठीक हो गया जी। तो ये होती है मुद्दती हुंडी। वैसे हम चाहें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। एक देशी हुंडी, यानी कि जो मुल्क के बाशिंदे आपस में इस्तेमाल करें। एक लाहौर का बंदा कराची वाले के साथ या पेशावर वाले के साथ खरीदारी कर रहा है, तो उस वक्त जो हुंडी इस्तेमाल होगी वो आपकी देशी हुंडी कहलाएगी, नेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विद इन नेशन जो काम कर रहा है। और एक होती है बदेशी, यानी कि इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज। जब आपका लाहौर का शख्स जो है वो जापान में खरीदारी कर रहा है, अमेरिका में खरीदारी कर रहा है, तो उनके दरमियान जो हुंडी चल रही है वो इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो एक लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि विद इन पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज़ के जो आपके खरीदार और फरोख्तकार हैं उनके दरमियान में काम करें, तो वो नेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज होती है। और अगर आप डील कर रहे हैं दो लोगों के दरमियान जिनके जो कि एक शहर में, एक मुल्क में है, दूसरा दूसरे मुल्क में है, यानी एक पाकिस्तान में, एक जापान में, कोई अमेरिका में, तो ऐसे में वो कहलाती है इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बदेशी। ठीक हो गया जी। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस सेशन में वो है कफालतें या सिक्योरिटीज़। कफालतें या सिक्योरिटीज़ बेसिकली वो आलात हैं कि जिनकी मदद से हुकूमत आवाम से कर्जा ले रही है। आपका नेशनल सेविंग जो सेंटर्स हैं वहाँ पे अगर आप कभी विज़िट करें तो वहाँ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और बहबूद सर्टिफिकेट, बेशुमार किस्म के सकूक बॉन्ड्स और डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वहाँ फ़रोख्त हो रहे होते हैं। आप जाते हैं, आपको रकम देकर वहाँ से सर्टिफिकेट ख़रीदना होता है। आप वो सर्टिफिकेट ख़रीद लेते हैं और अपनी रकम दे देते हैं उस सेंटर को, यानी कि वो बेसिकली वो रकम चली जाती है हुकूमत के पास। आपने लेके रख लिया सर्टिफिकेट और आपकी रकम चली गई हुकूमत के पास। वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, जो भी आपकी मुद्दत का तयन आपने किया है, आपने उस मुद्दत के लिए सर्टिफिकेट लेके रख लिया। और सर्टिफिकेट लेने के बाद अपनी सर्टिफिकेट लेके रख लिया और सर्टिफिकेट लेने के बाद रकम आपने अदा कर दी उस इदारे को, यानी कि वो बेसिकली रकम चली गई गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपकी रकम को इस्तेमाल कर रही है अपने मुख्तलिफ खर्चों के लिए, और जो एक ख़ास शरह तय कर दी गई है उस शरह से गवर्नमेंट आपको कर्ज प्रॉफिट अदा कर रही है। ठीक हो गया जी। तो आप हर साल आपके सर्टिफिकेट पे आपको गवर्नमेंट प्रॉफिट दे रही है और पैसे आपके गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। तो बेसिकली जो कफालतें होती हैं ये भी हुकूमत का एक ज़रिया है कि जिसकी मदद से हुकूमत आम आवाम से कर्जा ले रही होती है। ठीक हो गया जी। तो हुकूमत आवाम से कर्जा लेने के लिए आवाम को सर्टिफिकेट्स फ़रोख्त करती है, बदले में जो आवाम के पैसे हैं वो हुकूमत के पास चले जाते हैं और हुकूमत उन पैसों का इस्तेमाल करती है। और जो सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको जो है हुकूमत हर साल कोई एक प्रॉफिट की शरह, मुनाफे की शरह से कुछ अदायगी करती रहती है। तो इस तरह से आपने हुकूमत को कर्ज भी दे दिया और हर साल कुछ ना कुछ मुनाफा भी कमा लिया। तो इन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटीज़, कफालतें। ठीक हो गया जी। अगर आप जब चाहें उन कफालतों को दोबारा फ़रोख्त करके पैसे वापस भी हासिल
कर सकते हैं। तो जो इन कफालतों की खरीदो फरोख्त का अमल है, इसे हम बोलते हैं खुले बाजार का अमल। इन कफालतों की खरीद और फरोख्त का अमल कहलाता है खुले बाजार का अमल। इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार का अमल या ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक हो गया जी। तो आप इन रसीदों या इन तहरीरों या इन सर्टिफिकेट्स को खुले बाजार या स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? खुले बाजार का अमल, ऐसा अमल कि जिसमें बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जा सके। ठीक है जी। कफालतों को यानी सिक्योरिटीज को और बॉन्ड्स को खरीदा या बेचा जा सके, वो होता है खुले बाजार का अमल, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेसिकली कफालतें भी जो है वो एक क्रेडिट मनी की ही किस्म है, क्योंकि इसमें भी आपने एतबार और भरोसे की बिना पर सर्टिफिकेट लेके रखा हुआ है और अपने पैसे अदा कर दिए हुए हैं हुकूमत को। और जब आपका वक्त, आपको कोई पैसे चाहिए होते हैं, तो आप जाकर सर्टिफिकेट दोबारा फरोख्त करते हैं और पैसे वापस आपके पास भेज देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट्स है, ये बेसिकली क्रेडिट मनी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है। तो क्रेडिट मनी फिर क्या होती है जी? ऐसा ज़र, एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो एतबार और भरोसे की बिना पे गर्दिश में हो, जैसा कि किताबी हिसाब, चेक, वादा नोट, हुंडी, कफालतें वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो ये सब जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं और इनके भी हमने डिटेल में बात की है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एतबार और भरोसे की बिना पे गर्दिश में रहती हैं। ठीक है। और इन्हें कहीं ना कहीं अब लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होती है। ले जी, इस रिकॉर्डेड सेशन में फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं।